हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे नागरिकता संशोधन बिल 2019। क्योंकि हम लोग नागरिकता पढ़ चुके हैं तो ये एक स्पेशल टॉपिक है, उसी के अंतर्गत नागरिकता संशोधन बिल 2019। देखिए, नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान जो है वो गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है, तो मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत नागरिकता से जुड़े मामले आते हैं। तो ये आप याद रखिएगा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल हम लोगों ने नागरिकता एक्ट 1955 पढ़ा था, जो कि बताता है कौन लोग भारतीय नागरिकता हासिल कर सकते हैं और किन आधारों पे। इसमें नागरिकता हासिल करने की 5 शर्तें बताई गई थी, वो क्या है आप एक बार रिकॉल करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्म लेता है या उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय है या दोनों भारतीय हैं या वो निश्चित अवधि से भारत में रह रहा है, तो भारत का नागरिक बन सकता है। ये जन्म से आधार पर नागरिकता का हो गया मसला कि अगर वो यहाँ पे जन्म लेता है, माता पिता भारतीय होंगे तो वो वंश के आधार पर नागरिकता ले सकता है, और निश्चित अवधि से अगर वो रह रहा है तो देशीकरण या पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता हासिल कर सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा, जो नागरिकता एक्ट 1955 है ये अवैध प्रवासियों को नागरिकता हासिल करने से प्रतिबंधित करता है। अब देख लेते हैं अवैध प्रवासी कौन से हैं। अवैध प्रवासी वो व्यक्ति होते हैं जो कि जैसे पासपोर्ट और वीज़ा के बिना आए हैं भारत देश में, या उनके जो वीज़ा है वो समाप्त हो गया है तब भी वो भारत में रुके हुए हैं, तो वो अवैध प्रवासी हो जाएंगे। अर्थात जिनके पास या तो पासपोर्ट या वीज़ा ना हो या उनके वीज़ा की अवधि जो है वो समाप्त हो गई हो, तो वो अवैध प्रवासी कहलाएंगे, ऐसे विदेशी। तो जो अवैध प्रवासी हैं उनको विदेशी एक्ट 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश एक्ट 1920 के अंतर्गत कारावास भी दिया जा सकता है और उनको उनके देश में पुनः निर्वासित भी किया जा सकता है। तो इन दो एक्ट के बारे में आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और इन दोनों एक्टों के माध्यम से पावर किसको मिलती है, तो पावर मिलती है केंद्र सरकार को कि वो भारत में विदेशियों का जो प्रवेश है या निकास है या उनका निवास है उसको रेगुलेट कर सके, उसको विनियमित कर सके। तो ये पावर केंद्र सरकार के पास में होती है इन दोनों एक्ट के माध्यम से। और इसी एक्टों का उपयोग करके केंद्र सरकार ने दो जो सूचनाएं थी वो जारी की थी अवैध प्रवासियों के संदर्भ में। और इनमें से जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये 6 कम्युनिटी हैं, इनको याद रखिएगा। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आए हैं, अगर उनके पास वैध दस्तावेज नहीं है तब भी उनको निर्वासित नहीं किया जाएगा। ये कहता है, इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं उनके माध्यम से ये कहा गया है। अब क्या कहा गया है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए ऐसे व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले आए हैं, अगर उनके पास वैध दस्तावेज नहीं है तब भी उनको कारावास में नहीं भेजा जाएगा, ना ही उनको पुनः निर्वासित किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। और इस जो 2019 का बिल है वो इसी संदर्भ में है। किस संदर्भ में है कि जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से ये 6 कम्युनिटी आई थी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये अगर 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हैं तो इनको ना तो कारावास में भेजा जाएगा, ना ही निर्वासित किया जाएगा, बल्कि इनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो जो अधिसूचनाएं थी उनमें कहा गया था कि इनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, ना कि कारावास में डाला जाएगा, और इसमें कहा गया कि इनको नागरिकता भी प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन कुछ इसमें प्रावधान हैं जो कि कुछ क्षेत्रों पे लागू नहीं होते हैं, अर्थात कुछ क्षेत्रों में इन समूहों को नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। साथ ही जो ये बिल है 2019 का, जिस पे इतना विवाद चल रहा था, इस बिल में OCI कार्ड होल्डर से संबंधित भी कुछ प्रावधान थे, उनमें संशोधन किया गया था। अब OCI कार्ड होल्डर क्या होता है? OCI कार्ड होल्डर होता है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो कार्ड धारक होते हैं उनको OCI कार्ड होल्डर कहा जाता है। अर्थात जो समुद्र पारी नागरिक हैं उनके संदर्भ में ये कार्ड जारी किया जाता है। 1955 के एक्ट के अंतर्गत ही
कोई भी विदेशी ओसीआई के रूप में पंजीकृत करा सकता है अगर वह भारतीय मूल का हो या पहले वो भारत का नागरिक रहा हो या वंशज हो, या भारतीय मूल के किसी व्यक्ति का पति या पत्नी हो, तो वो ओसीआई कार्ड के रूप में अपने आप को पंजीकृत करा सकता है। ये 1955 के एक्ट के अंतर्गत कहा गया है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे वो भारत आके काम कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ऐसे कुछ कार्य हैं जो कर सकते हैं, उनको इसका लाभ प्राप्त हो जाता है। अब बिल क्या करता है? 2019 का बिल इसमें एक संशोधन का प्रस्ताव रखता है जिसके अंतर्गत कहा गया है अगर ओसीआई कार्ड होल्डर भारतीय सरकार द्वारा, भारतीय केंद्रीय सरकार द्वारा किसी कानून का अगर उल्लंघन करते हैं, मान लीजिए कोई कानून है उसका वो उल्लंघन करते हैं, तो उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। ये कहता है बिल 2019 वाला। अब देख लेते हैं कि एक नागरिकता संशोधन बिल 2016 में पेश किया गया था जो कि लोकसभा द्वारा पारित हुआ था, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। फिर इसका न्यू वर्जन लाया गया, नागरिकता संशोधन बिल 2019। तो चलिए पहले नागरिकता संशोधन बिल की कुछ बातें देख लेते हैं। तो देखिए कि जैसे कि हमको पता है कि 1955 का जो एक्ट है वो अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता की पात्रता को खारिज करता था। उनके अनुसार वही भारतीय नागरिकता हासिल कर सकता है जो कि अवैध प्रवासी ना हो, अर्थात वही व्यक्ति भारतीय नागरिकता हासिल कर सकता है जो कि अवैध प्रवासी ना हो। ऐसे प्रवासी आप जानते हैं वो होते हैं जिनके पास में या तो पासपोर्ट नहीं होता या बिना दस्तावेज के वो भारत में प्रवेश कर लिए हैं, या जितना उनको समय दिया गया था उस समय से अधिक वो भारत में रह रहे हैं। लेकिन ये बिल भी कुछ अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता की पात्रता का प्रावधान करता था, जैसे कि कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये 6 कम्युनिटी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की, इनके साथ में अवैध प्रवासियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा और इनको विदेशी एक्ट 1946 और पासपोर्ट भारत में निवेश एक्ट 1920, पासपोर्ट भारत में प्रवेश एक्ट 1920 से छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये था। और इन दोनों एक्टों के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि जो 1920 का एक्ट है वो विदेशियों के पास पासपोर्ट होने का निर्देश देता है, जबकि 1946 का जो एक्ट है, विदेशी एक्ट 1946 का, वो बताता है कि भारत के प्रवेश और वापसी के क्या विनियमन होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इस बिल में ये भी कहा गया था कि अगर ये जिस तारीख से लागू होगा तो ये जो अवैध प्रवासी हैं उनके खिलाफ जितनी भी लंबित कानूनी कार्रवाई हैं वो बंद कर दी जाएंगी। और इसमें जो देशीकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान था जो कि 1955 के एक्ट में, जिसमें कहा गया था कि अगर वह पिछले 12 महीने से भारत में रह रहा हो और 14 वर्षों में से, पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष तक भारत में रहा हो या केंद्र सरकार की नौकरी में रहा हो तो उसे देशीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ये जो 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनकी जो 6 कम्युनिटी हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनके लिए ये अवधि 11 से 6 कर दी गई थी। 11 से 6 वर्ष, ये याद रखिएगा, 11 से 6 वर्ष किसमें की गई थी? नागरिकता संशोधन बिल 2016 में। और इसमें ओसीआई के पंजीकरण को रद्द करने के भी आधार थे। इसमें कहता था कि केंद्र सरकार 5 आधारों पर ओसीआई का पंजीकरण रद्द कर सकती है, जैसे कि धोखाधड़ी से पंजीकरण कराया हो, संविधान के प्रति असंतोष जताया हो, युद्ध के दौरान शत्रु से मिल गया हो, भारत की संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा या जनहित के लिए जरूरी पंजीकरण के 5 वर्षों के दौरान 2 वर्ष या अधिक समय तक कारावास की सजा हुई हो। ठीक है, तो ये 5 आधार थे, इन पे ओसीआई कार्ड होल्डर का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। तो जो बिल है पंजीकरण को रद्द करने का एक और आधार प्रदान करता है। ये तो 1955 वाले में थे, लेकिन बिल एक और आधार प्रदान करता है। वो कहता है, ये जो बिल कहता था कि अगर ओसीआई ने देश में लागू किसी कानून का उल्लंघन किया है
तो भी उस आधार पे उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। तो ये बिल था 2016 वाला। फिर नागरिकता संशोधन बिल 2019 में आया। इसमें क्या हुआ, इस एक्ट में भी, इस बिल में भी जो 3 देश थे उनके जो 6 धर्म थे, 6 धर्मों के लोग थे, उनको भी अगर अवैध प्रवासी हैं वो, तो भी उनको नागरिकता इसमें भी देने का प्रावधान था इस नागरिकता संशोधन बिल 2019 में भी। अर्थात जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई अगर भारत आए हैं, अगर वो अवैध रूप से, तब भी उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें 2 अन्य प्रावधान भी जोड़ दिए गए। इसमें कहा गया कि इन लोगों को उस स्थिति से भारत का नागरिक माना जाना चाहिए जब से इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। एक ये इसमें जोड़ा गया। दूसरा जोड़ा गया कि उनके खिलाफ जो गैर कानूनी प्रवास या नागरिकता से संबंधित कोई भी कार्यवाही चल रही है कानूनी, उसको भी बंद कर दिया जाएगा। तो ये 2 प्रावधान जो थे वो इसमें अतिरिक्त रूप में जोड़े गए। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी कहे गए। जैसे कहा गया कि ये बिल जो है 6ठी अनुसूची में शामिल जो क्षेत्र हैं, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। आदिवासी क्षेत्र क्या है, जैसे असम में कार्बी आंगलोंग है, मेघालय में गारो हिल्स है, मिजोरम में चकमा जिला है, त्रिपुरा में त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र जिला है। तो इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा ये, अर्थात इनमें जो अवैध प्रवासी हैं उनको नागरिकता नहीं मिल पाएगी इस बिल के तहत। साथ ही साथ ये उन क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा जहां इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अभी इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें तो भारतीयों की यात्रा को भी रेगुलेट किया जाता है इनर लाइन परमिट में। तो ये किन देशों में, किन राज्यों में इनर लाइन परमिट की व्यवस्था है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, ये 3 राज्य हैं, इनको याद रखिएगा। और जो इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई थी, ये एक औपनिवेशिक कानून था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, उसके तहत ये जो इनर लाइन है उसकी व्यवस्था की गई थी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। तो इन क्षेत्रों में भी जो अवैध प्रवासी हैं उनके लिए नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, अर्थात उनको भी नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। तो इसमें ये अपवाद है कि 6ठी अनुसूची के क्षेत्र और इनर लाइन परमिट के क्षेत्र। इसके अतिरिक्त जो पहले देशीकरण की अवधि 11 से 6 वर्ष की गई थी बिल में 2016 वाले में, उसको अब घटा के 11 से 5 वर्ष कर दिया गया। अर्थात अब देशीकरण के माध्यम से इन 6 समुदायों को नागरिकता 5 वर्ष में ही मिल जाएगी। तो एक ये मुख्य प्रावधान था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 में। अब इसके कुछ आलोचनाएं भी हैं, जैसे कि ये क्या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 के तहत मिला है वो नागरिकों के साथ साथ में गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, अर्थात विदेशियों को भी ये प्राप्त है। तो इस तरीके से इसमें कहा गया कि जैसे केवल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई और केवल अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के ही लोग, साथ ही साथ जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले आए हैं उनको ही नागरिकता दी जा रही है। तो इस तरीके से ये क्या है कि इस तरीके से ये समानता का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें कई ऐसे लोग हैं वो शामिल नहीं हो पाएंगे और इसमें मुस्लिम धर्म नहीं शामिल हो पाएगा। ये सब बातें कही गई थी। ये भी याद रखिएगा कि ये जो नागरिकता है, ये जो दी जा रही है नागरिकता, वो 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों पे नहीं दी जा रही है और इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों में नहीं दी जा रही है। तो इसको भी कहा गया क्या ये धर्म के आधार पे अंतर करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है इन आधारों पे देखा जाए तो। लेकिन अब ये याद रखिएगा कि जैसे आर्टिकल 14 कहता है कि समानता का अधिकार, समानता के अधिकार की बात आर्टिकल 14 में कही गई है। इसमें आप देख रहे हैं मूल देश, धर्म और भारत में प्रवेश की तिथि या भारत में निवास के स्थान को लेकर भी विभेद किया गया है। लेकिन अगर हम ये देखें तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही लोगों का भारत में ऐतिहासिक प्रवास रहा है और ये होता आया है, क्योंकि ये जो सभी देश हैं इनका अपना राज्य धर्म है, ये सेकुलर देश नहीं है।
जिससे यहाँ पे जो अल्पसंख्यक समूह हैं उनका उत्पीड़न होता आया है। तो यही एक इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि ये बिल एक तरीके से सभी को नागरिकता देने के लिए नहीं था, ये बिल एक तरीके से उन समूहों को नागरिकता देने के लिए है जो कि वहाँ पे प्रताड़ित हैं अपने मूल देश में, अर्थात उनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ है। फिर अगर दूसरी बात देखें तो इसमें कहा गया, इसके लेके एक दूसरी आलोचना ये है कि जैसे अगर हम श्रीलंका का ले लें क्योंकि वो बौद्ध वहाँ का राजधर्म है, अगर म्यांमार का ले लें वहाँ भी बौद्ध धर्म की प्रधानता है, तो वहाँ के प्रवासियों को क्यों अलग रखा गया इससे? अर्थात हम जानते हैं कि श्रीलंका में तमिल इलम जो नामक भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनको प्रताड़ित किया जाता रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जो भारत म्यांमार के साथ जब हम सीमा साझा करते हैं तो वहाँ पे हमने देखा है कि रोहिंग्या मुसलमानों के साथ में धार्मिक, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं तो धार्मिक आधार पे उनका भी उत्पीड़न होता आया है। तो फिर ये बिल इन दोनों क्षेत्रों से आए हुए अवैध प्रवासियों को नागरिकता क्यों नहीं प्रदान करता है, ये भी इसका एक आलोचना की जाती है क्योंकि ये समावेशी नहीं एक रूप में ये कहा जाता है। उसके बाद में अगर तीसरी चीज़ देखें तो इस बिल की आलोचना का एक कारण यही है कि ये धार्मिक उत्पीड़न जिन समूहों का हुआ है, अल्पसंख्यकों का हुआ है, उनका भी वर्गीकरण कर देता है। जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो अहमदिया मुसलमान हैं उनके भी उत्पीड़न की खबरें आती हैं, उनको भी गैर मुसलमान माना जाता है। ऐसे ही बांग्लादेश में नाचकों की हत्या की खबरें आती हैं। तो इसमें अगर धार्मिक आधार पे धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को आधार बनाया गया है तो सिर्फ इन 6 समूहों को क्यों शामिल किया गया? इसमें जो है वो अहमदिया मुसलमानों को भी शामिल कर लिया जाना चाहिए था, या जो नास्तिक है उनको भी शामिल कर लिया जाना चाहिए था। तो ये एक इसका आलोचना का बिंदु है। अगर एक और पॉइंट देखें तो भारत में प्रवेश की तिथि को लेकर भी आलोचना होती आई है कि 31 दिसंबर 2014 को ही क्यों रखा गया, उससे बाद में आए लोगों के लिए क्यों नहीं ऐसे प्रावधान रखे गए। तो ये एक ये भी पॉइंट है इसमें आलोचना का। फिर देखिए एक ये भी कहा जाता है कि ये असम, मेघालय, त्रिपुरा के जो अधिसूचित आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें रहने वाले अवैध प्रवासियों को अपने दायरे से बाहर रखता है। साथ ही जो इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र हैं उनसे भी लोगों को बाहर रखता है। लेकिन इसके बारे में बिल कोई स्पष्ट बातें नहीं कहता है कि इस क्षेत्र में निवास करने वालों को या जो इस क्षेत्र में निवास करने वाले अवैध प्रवासी हैं उनको नागरिकता के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है। इस पे कोई बिल स्पष्ट बात नहीं कहता। ये भी एक तरीके से आलोचना का बिंदु बन जाता है लोगों के बीच में। फिर ओसीआई पंजीकरण को रद्द करने के जो सरकार के अधिकार हैं उनको इसमें व्यापक किया गया है। ऐसा कहा जाता है जो ओसीआई के रूप में पंजीकृत है, अगर वो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसके पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी शामिल की गई है कि उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा, उसको मतलब उसका पंजीकरण रद्द करने से पहले उसको सुनवाई का मौका भी दिया जाएगा। तो ये नया पॉइंट जोड़ा गया था। तो ये एक तरीके से केंद्र सरकार को व्यापक अधिकार प्रदान करता है ओसीआई पंजीकरण के संदर्भ में। तो इसमें आलोचना का बिंदु ये बन जाता है कि ये केंद्र सरकार को उन कानूनों की सूची निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है जिनके आधार पे ओसीआई पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है। इस तरीके से कहा जाता है कि ये एक तरीके से विधायिका की शक्तियों को कम करने जैसा है और कार्यपालिका को इस संदर्भ में अधिक शक्ति प्रदान करता है। अगर इसको देखें तो ये कहा जा रहा है कि कार्यकारिणी अर्थात कार्यपालिका को जो प्रदत्त शक्तियां हैं वो वैध प्रत्यायोजन डेलीगेशन इसको कहते हैं कि अनुमत सीमाओं से परे जाती हैं। अर्थात ये जो प्रत्यायोजन क्या होता है, प्रत्यायोजन ये होता है कि कोई भी कानून वो विधायिका ना बनाकर कोई एजेंसी बनाए या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए या कोई अन्य अथॉरिटी बनाए, तो इसको कहते हैं प्रत्यायोजन का सिद्धांत।
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे विधायिका नहीं निर्दिष्ट कर रही है सूची, बल्कि कार्यपालिका कर रही है। तो एक तरीके से ये विधायिका की जगह पे कार्यपालिका जो है वो आदेश ला रही है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रत्यायोजन। लेकिन ये कहा, अब आलोचकों का कहना है कि ये जो प्रत्यायोजन के सिद्धांत है उसकी सीमा से परे जा रहा है। तो एक तरीके से ये भी एक आलोचना का बिंदु है इस एक्ट को लेके। तो ये थे पूरे बिंदु, किस बिंदु पे इस एक्ट को लेकर विवाद है, किस बिंदु पे इस एक्ट की आलोचना है, वो सभी हमने स्पष्ट कर लिए हैं। तो इस तरीके से हमारा नागरिकता संशोधन बिल 2019 पूरा होता है। धन्यवाद।